नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले अटेंडेंस दे दीजिए अपनी। अभी 2 दिन पहले 10th का रिजल्ट आया। सबसे पहले तो 10th पास करके 11th में आने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। एक छोटा सा मैसेज रहेगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैसेज क्या है? ये जो 10th का जो रिजल्ट आया है, 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम, सबसे पहली बात तो ये है कि परीक्षा लगी नहीं तो परिणाम किस बात का। बहुत सारे विद्यार्थी क्या है, उसको देख के कुछ निराश हो रहे हैं, कुछ खुश हो रहे हैं। क्योंकि कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि 10th में बहुत मेहनत करती, परिणाम अच्छा नहीं मिला, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मेरे ज़्यादा बननी चाहिए थी, कम बनी। कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि उनको आस्था से भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज बने। तो वास्तव में ये 10th का आकलन तो है ही नहीं। 2 मिनट में आपको 10th का रिजल्ट कैसे बना वो बता देता हूँ मैं। 10th के रिजल्ट में क्या रहा, टेंथ के रिजल्ट में क्या रहा है, 45 प्लस 25 प्लस 30 इज इक्वल टू 100 हुए हैं। कैसे हुए हैं ये 100? वो देखिए, ये 30 नंबर दिए गए हैं आपको 10th की कक्षा के आधार पे शतरांक। ये शतरांक मिले हैं। ये शतरांक तो सबको 30 ही दिए गए हैं, किसी को 29 हो सकते हैं। ठीक है, शतरांक में भी क्या था, 20 प्लस 10 था। 10 तो शतरांक, 20 तो शतरांक अलग से ही है, और 10 क्या है, इनमें ही जोड़ दे। मतलब कि आपके जो आया ना 80 प्लस 20, आपकी मार्कशीट में ऐसा आया है। तो 20 शतरांक है और ये 10 इसमें जोड़ दिए गए हैं 80 में से। 10th की परफॉर्मेंस के आधार पे आपको जो 30 नंबर मिले हैं, 20 शतरांक हर बार भी जाते थे, 80 का पेपर लगता था। अब ये 80 नंबर का अरेंजमेंट कैसे किया है वो देखिए। 10 नंबर हैं 10वीं कक्षा की परफॉर्मेंस के आधार पे, सबको 10 ही मिले हैं, किसी को 9 मिल सकते हैं, बस इससे कम किसी को नहीं मिले। ठीक है, तो 10वीं कक्षा की में जो आपने मेहनत करी ना, उसमें तो आप सब बराबर है। किसी ने मेहनत करी है, किसी ने मेहनत नहीं करी है। 10वीं कक्षा की परफॉर्मेंस के आधार पे तो सब बराबर है। ऑब्वियस सी बात है, सब जगह यही बात है। कोई विद्यार्थी कैसा भी है, ठीक है, जब ये एक स्कूल वालों के हाथ में है, हमारे हाथ में शतरांक भेजना है, और वो भी किसके आधार पे, गृह कार्य के आधार पे, कॉपियों के आधार पे। कॉपियाँ सबने ही बनाई है साहब, कॉपियों में काम हमने करवाया तो सबने सही किया है, नंबर काटने का कोई चांस ही पैदा नहीं होता। अब फिर 45% सबसे ज़्यादा रोल इसने किया है। 45% जो मार्क्स बने हैं वो 8वीं के आधार पे बने हैं। 8वीं में आपके जो स्कोर रहा था उसके आधार पे बने हैं 45% मार्क्स। तो 8वीं में जिसके कम परसेंटेज थे उसके 10वीं में भी कम ही बने हैं। 8वीं में जिसके ठीक परसेंटेज थे उसके 10वीं में भी क्या बने, ठीक ही बने। तो वास्तव में ये जो 10वीं कक्षा की जो प्रतिशत आई है, परसेंटेज बना है, वो 8वीं में जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसके आधार पे बना है। तो जो विद्यार्थी निराश हो रहे हैं कि मेरे कम कैसे आए, वो निराश ना हो, क्योंकि 10वीं का तो 10वीं में जो भी आपकी मेहनत और इंटेलिजेंसी थी उसका तो आकलन ये रिजल्ट करता ही नहीं है। 10वीं में जो भी आपकी मेहनत और आपकी इंटेलिजेंसी थी उसका आकलन ये रिजल्ट नहीं करता, उसका 1% आकलन भी ये नहीं करता। ये रिजल्ट जो आया है, या आपकी जो परसेंटेज आई है, वो आकलन करती है आपकी 8वीं की परसेंटेज, और 25% रोल है आपकी 9वीं की परसेंटेज का। तो 8वीं और 9वीं की परसेंटेज का आकलन है ये, 10वीं की परसेंटेज का, 10वीं की मेहनत का कोई आकलन नहीं है। आपने 8वीं में क्या पढ़ा, आपने 9वीं में क्या पढ़ा, आपने 8वीं बोर्ड में कैसे उत्तर दिए थे, आपके 8वीं बोर्ड में कैसा रिजल्ट रहा था,
उसी का मेजर रोल उसी का है। थोड़ा सा रोल रहा है यहाँ पे 9th की परसेंटेज का, बाकी 10वीं की परसेंटेज का या 10वीं की मेहनत का, 10वीं की पढ़ाई का कोई रोल नहीं रहा है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ रोल रहा है 8वीं का और थोड़ा सा रोल रहा है 9वीं का। मेजॉरिटी रोल रहा है 8वीं का। तो आपकी जो परसेंटेज बनी है वो बनी है 8वीं की परसेंटेज की, 8वीं की मार्कशीट के आधार पे। आप अपनी 8वीं की मार्कशीट उठा के देखो, अगर आपके 8वीं में कम मार्क्स हैं, जिसके A+ ग्रेड है, बहुत सी परसेंटेज बनी है 96, 97, 98, जिसके A है थोड़ी सी कम बनी है, जिसके B है और भी कम बनी है। तो सिर्फ यहाँ पे रोल रहा है 8वीं का। ये बताने का पर्पज़ ये था कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 8वीं में उनके रिजल्ट अच्छा नहीं रहा था, तो उन्होंने 9वीं में और 10वीं में बहुत अच्छी मेहनत करी। 10वीं में बहुत अच्छी मेहनत करी। मेरे पास भी विद्यार्थी ऐसे थे, 10वीं में मेहनत अच्छी करी, अगर बोर्ड एग्जाम लगते तो 95+ स्कोर करते। लेकिन अभी जो परसेंटेज आई है उसके बेसिस पे उनके 95+ नहीं, 90 या उससे भी कम रह गए, 90 या उससे भी कम रह गए। तो उनको निराश नहीं होना है, क्योंकि वास्तव में रिजल्ट आपकी इंटेलिजेंसी का मापन तो करता ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोर्ड एग्जाम लगते तो 100% आपके 95 बनते, लेकिन बोर्ड एग्जाम नहीं लगे, आपके 8वीं के आधार पे ये आकलन हो गया तो आपके 90 बने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इंटेलिजेंसी कम हो गई, आपकी इंटेलिजेंसी उतनी की उतनी ही है। और इस 10th क्लास की परसेंटेज की बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ आपको 11वीं में एडमिशन मिलेगा, किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं लगती है 90 पे। ऐसा नहीं कि किसी के 99 बन गए तो साहब ये लो साहब इसको तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग ही मिल गई, कल ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी इंटेलिजेंसी आपके पास में है, उसको कोई छीनने वाला आपसे नहीं है। और आपकी इंटेलिजेंसी है जिनके अच्छी बननी चाहिए थी, है बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिनकी अच्छी बननी थी लेकिन उनकी कम बनी है, क्योंकि 8वीं में उनकी ठीक नहीं थी ग्रेड, तो 8वीं की वजह से उनके भी कम बनी है। तो अगर आपकी कम बनी है तो कोई बात नहीं, आपकी इंटेलिजेंसी आपके पास में, अपने पास में 2 साल बाद में 12वीं क्लास आएगी, अपने पास में फिर चांस देगा दिखाने का। मेहनत करेंगे, अच्छे से दिखाएंगे, और क्या पता ये 10th में 95 थी उससे भी ऊपर बनाएंगे, अपन 96+ बनाएंगे। मेहनत करेंगे, बनाएंगे आराम से, क्यों, क्या दिक्कत है। और ये इससे आपको सीख लेना है कि कोई बात नहीं, मेरे 10th में कम बनी है ना, कोई बात नहीं, 10th में कम बनी है तो मैं आज से ही ना 12th के लिए मेहनत करूंगा और ये टारगेट अचीव करूंगा। आज से करो मेहनत। और उन विद्यार्थियों के लिए मैसेज, वास्तव में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं, और आप विद्यार्थी स्वयं भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, उनके टीचर्स भी जानते हैं कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 8वीं में ग्रेड ठीक था, 8वीं में ग्रेड ठीक था, उसकी वजह से उनका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा, 95 या 90 रहा, लेकिन वास्तव में उन्होंने 10th में मेहनत नहीं करी थी 95 और 90 बनाने की। ठीक है, आपके 8वीं की वजह से आपके 95 और 90 बन गए, लेकिन इंटेलिजेंसी, अब ये आपके पास चैलेंज है। अभी जिनके 10वीं में 95 या 90 बन गए ना, उनके पास चैलेंज है कि आपको 12वीं का जब बोर्ड एग्जाम लगेगा ना उसमें परसेंटेज बनाने पड़ेंगे। अन्यथा ये रहता है कि ये क्या 10वीं में लगा, 10वीं में तो बन गए थे, ऐसे ही 12वीं में बना के दिखाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरी सारी बात का एक ही निष्कर्ष है कि ये जो परिणाम आया है वो परिणाम 8वीं की जो आपकी परफॉर्मेंस थी वही परिणाम है 10वीं का। यहाँ इसमें कोई 10वीं की मेहनत का है, 10वीं की परफॉर्मेंस का इसमें कोई रोल नहीं है। तो फिर मैं विद्यार्थियों के, सभी विद्यार्थियों की, चाहे वो 9वीं का हो, चाहे वो 10वीं का हो, चाहे 11वीं का, 9वीं 10वीं के विद्यार्थी देख नहीं रहे होंगे क्योंकि उनको लगता है फिजिक्स अपने काम की नहीं है। 11वीं और 12वीं का प्रत्येक विद्यार्थी इस वीडियो को देखें और ध्यान से पढ़ें। 11वीं और 12वीं के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आज से ही पढ़ाई में लगना है, आज से ही पढ़ाई में लगना है। अगर आपने अब तक पढ़ाई नहीं करी है तो आज से लग जाइए पढ़ाई में। पिछले वीडियो जो हैं उनको देखिए, नोट्स बनाइए और पढ़िए, बुक से पढ़िए। और जो इस बार 12th में है वो ध्यान दीजिए कि 2022 में बोर्ड एग्जाम देना है। जो इस बार 11th में आ गए हैं 10th पास करके, उनको टारगेट होना चाहिए 2023 बोर्ड एग्जाम की। 2023 का बोर्ड एग्जाम अपने को देना है और उसी को ध्यान में रखे तैयारी करनी है। आज का जो अपना टॉपिक है, टॉपिक की तरफ चलते हैं अपन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है परमाणु। कक्षा 11 के विद्यार्थियों और कक्षा 12 के विद्यार्थियों दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कक्षा 11 में आप उठा के देखेंगे अपनी रसायन विज्ञान की किताब तो परमाणु नाम का चैप्टर है।
और कक्षा 12 में केमिस्ट्री में नहीं है, कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की किताब में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 12 जो है, हाँ चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 जो है वो परमाणु का है। केमिस्ट्री 11th क्लास वालों की केमिस्ट्री में है परमाणु, कौन सा चैप्टर वो मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और 12th वालों के चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स में परमाणु है। तो 11th और 12th दोनों को ही परमाणु वाला चैप्टर ध्यान से पढ़ना है और ढंग से समझना है। आते हैं अपन टॉपिक की तरफ, परमाणु। परमाणु क्या होता है? परमाणु है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। परमाणु है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा, साइंस में 11th वाले तो केमिस्ट्री में पढ़ाई है। किसी को कुछ भी नहीं आता तो अपन यहाँ से 0 से पढ़ेंगे। परमाणु है पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई, इतनी सूक्ष्म होती है जिसको नग्न आंखों से, क्या साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी देखना असंभव है। नग्न आंखों से मतलब बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तो अपन देख नहीं सकते, लेकिन साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अपन उसको नहीं देख सकते। परमाणु बहुत ही छोटी इकाई है, ठीक है। सबसे पहले भारत में एक ऋषि हुआ करते थे, महर्षि कणाद। उन्होंने बताया कि पदार्थ एक बहुत छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कण नाम दिया, ठीक है। लेकिन उसका सिर्फ ग्रंथों में बखान है, कोई तथ्य है नहीं। और साइंस है ना तथ्यों को मानती है, लिखे हुए को मानती है। आपने जिसका सत्यापित करवाया है आप उसको मानेगी कि आपने जो भी खोज करी उसको आपने रजिस्टर करवाया नहीं करवाया। तो परमाणु का सबसे पहले परमाणु की खोज करी डाल्टन ने। परमाणु की खोज करी डाल्टन ने। परमाणु की खोज डाल्टन ने करी। डाल्टन ने 1803 में परमाणु की खोज करी और उसने बताया कि एक पदार्थ को अपन तोड़ते जाएंगे तो सबसे जो छोटा कण बनेगा जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता उसको परमाणु नाम दिया। डाल्टन ने सबसे जो छोटा कण था, पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई थी, उसको परमाणु नाम दिया। 1803 में खोज करी। तो पहला एक क्वेश्चन बन गया कि परमाणु की खोज किसने करी? तो परमाणु की खोज किसने करी? डाल्टन ने करी। डाल्टन सिर्फ इतना ही बता पाया कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है, पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है उसको, सबसे छोटा कण उसको परमाणु कहते हैं, जिसको और आगे नहीं तोड़ा जा सकता, अविभाज्य है। पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है जिसको और आगे नहीं तोड़ा जा सकता उसको डाल्टन ने परमाणु नाम दिया। 1803 में इसकी खोज करी। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आया, जे थॉमसन। के बाद में एक वैज्ञानिक आया, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने 1897 में जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज करी। और जे थॉमसन ने एक परमाणु का मॉडल भी दिया। परमाणु का मॉडल मतलब परमाणु को समझाया। जे थॉमसन ने समझाया कि परमाणु कैसा बना हुआ है। अब जैसे डाल्टन ने बता दिया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है, परमाणु है। अब फिर वैज्ञानिक लग गए कि परमाणु क्या है, परमाणु कैसे बना हुआ है, परमाणु के अंदर क्या क्या है, उसके कैसे उसके आकार है, कैसे उसकी क्या आकृति है, कैसे उसके गुण हैं, वो कैसे किसके साथ में क्रियाएं करता है, उसके बारे में रिसर्च होती गई। ठीक है। तो रिसर्च होती है तब क्या होती है, असफलता भी मिलती है, सफलता भी मिलती है, लेकिन ज्यादातर असफलता मिलने के बाद में एक सफलता मिलती है। ये भी एक सीखने की बात है। अपन क्या करते हैं, अपन ने एक काम किया, पहली बार चैप्टर को पढ़ा, आप सोचते हो कि मेरे को पहली बार में पूरा का पूरा चैप्टर याद होना चाहिए। ऐसा कभी होता ही नहीं है। थॉमस अल्वा एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, ऐसा कहा जाता है कि वह 999 बार बल्ब का आविष्कार करने में फेल हो गया था, लेकिन उसने फिर भी प्रयास किया और 1000वीं बार वो बल्ब एक ऐसी युक्ति बना दी जो रात के अंधेरे में भी प्रकाश देता है। तो असफलता से सीख के आगे प्रयास करना चाहिए।
वैज्ञानिक लग गए परमाणु की रिसर्च के बारे में, असफल होते गए थॉमसन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने परमाणु का मॉडल दिया। उसने क्या समझाया, देखिए उसने क्या समझाया। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, ये दो चीज लिखी ली होगी कि परमाणु की खोज किसने करी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, ये लिख दिया होगा आपने। उसके बाद में थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये लिखेंगे। अब थॉमसन ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया वो क्या था? थॉमसन ने ये बताया कि परमाणु एक ऐसा कण है जो पूरा धनावेश का बना हुआ है। परमाणु जो है एक धनावेश का गोला है। परमाणु जो है वो एक धनावेश का गोला है, और इस धनावेश के गोले के बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हैं। और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं ना, वैसे उस धनावेश के गोले में इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं। ये समझाया किसने? थॉमसन ने। किसने समझाया? थॉमसन ने समझाया कि परमाणु एक धनावेश का गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में इस प्रकार से रखे हुए हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज रखे होते हैं। तो आप लिखेंगे कि थॉमसन के मॉडल के, ये डायग्राम बना के लिखेंगे, थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेश का गोला है जिसके संपूर्ण आयतन में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज उसने पहले ही कर ली थी। इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में, ये बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक ऋणावेशित कण होते हैं, ठीक है। और परमाणु है वो समस्त धनावेश का गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में विद्यमान रहते हैं। ये परमाणु का थॉमसन का परमाणु मॉडल हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को पता ही है, आज अपन इससे भी आगे के मॉडल पर चुके तो आपको पता है कि ये तो गलत है, ऐसा वास्तव में नहीं होता। लेकिन तब खोज करी थी, तब क्या पता था कि ये गलत है, सही है, ठीक है। अब इसकी पुष्टि करनी थी, कॉन्फ्रेंस हुई, साइंटिस्ट बैठे बहुत सारे पुष्टि करने के लिए भाई ये सही है कि नहीं है। तो थॉमसन जो है अपने इस मॉडल की पुष्टि कुछ पॉइंट्स पे नहीं कर पाया। कुछ पॉइंट्स पे इसकी पुष्टि नहीं हो जाने की वजह से ये परमाणु मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद में इस थॉमसन के परमाणु मॉडल के बाद में खोजें तो और भी होगी, रिसर्च तो और भी होंगे, लेकिन वो सामने नहीं आ पाए। ये परमाणु का मॉडल गलत था, लेकिन थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज का क्रेडिट जाता है, इस वजह से ये मॉडल सामने आ पाया, जिसको अपन थोड़ा सा आज भी पढ़ते हैं। वैसे इससे संबंधित कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन क्या उस क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं पहले आपको परमाणु की छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि अभी वर्तमान में परमाणु क्या है। परमाणु एक धनावेश का गोला है, ये नाभिक है। ये क्या है? नाभिक में धनावेश मतलब प्रोटॉन भी रहते हैं और न्यूट्रॉन भी रहते हैं। P4 है प्रोटॉन, N4 है न्यूट्रॉन। ये एक छोटे से क्षेत्र में विद्यमान रहते हैं, जिसका जो आकार होता है ना, इस नाभिक का आकार जो होता है, नाभिक का जो आकार होता है वो लगभग 10 की घात -15 मीटर। 10 की घात -15 मीटर का मतलब पता है आपको क्या होता है? 10 की घात -15 का मतलब होता है 1/10 की घात 15, और 1/10 की घात 15 का मतलब है 1/1, और उसके आगे 0 0 0 0 0 कितने बार? 15 बार 0। कितने 0? 15 बार 0, ठीक है। 1/10 का मतलब क्या होता है? 0.1। 1/100 का मतलब क्या होता है? 0.01, ठीक है। 1/1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब क्या होता है? 0.00001 मीटर। इतना छोटा हो गया अभी तो, पॉइंटों में भी कितने मीटर? 1/100 का मतलब 0.01 मीटर, इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। अब सोचो ये जो पॉइंट है ना,
अभी तो 2 स्थान पहले पॉइंट है, ये पॉइंट है ना वो 15 स्थान पहले लगेगा। तो कितना छोटा हो गया, इतना छोटा होता है नाभिक। नाभिक जो होता है वो इतना छोटा होता है, 10 की घात -15 मीटर की कोटि का होता है। उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी रहते हैं, उस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन भी रहते हैं, उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी रहते हैं और उस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन भी रहते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं उसका द्रव्यमान, ये याद करने वाली चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है मास ऑफ प्रोटॉन, एम फॉर मास, एम फॉर मास, मास यानी द्रव्यमान। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 गुणा 10 की घात -27 kg, ठीक है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी लगभग, थोड़ा सा वेरिएशन होता है लेकिन लगभग इतना ही होता है, 1.67 गुणा 10 की घात -27 kg, लगभग इतना ही होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अब प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, प्रोटॉन QP मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है प्लस का, और कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, फॉर कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। प्रोटॉन पर इतना आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पर जो होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश Qn वो होता है 0। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन जो है वैद्युत उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन जो है वो वैद्युत उदासीन कण होता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर विद्यमान रहते हैं? नाभिक के अंदर विद्यमान रहते हैं। नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक का आकार होता है 10 की घात -15 मीटर की कोटि का होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का आवेश, ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। ये बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, ठीक है। तो अपन एक बार इसको मिटा लेते हैं। ये नाभिक प्लस वाले प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। अब प्रोटॉन कितने होते हैं? प्रोटॉन होते हैं परमाणु क्रमांक के बराबर। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11 Na22, ठीक है। या फिर दूसरा ले लेते हैं, 6 कार्बन 12, ये एक परमाणु है। 6 कार्बन 12 एक परमाणु है। C इसका प्रतीक है और 6 इसका परमाणु क्रमांक है। 6 क्या है इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है। जैसे सोडियम का 11 है, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, ठीक है। वैसे ही कार्बन का कितना है? 6 है। 6 परमाणु क्रमांक है और C इसका प्रतीक है। C क्या है इसका प्रतीक? जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से ये क्या है? ये प्रतीक है, ठीक है। अब ये प्रतीक है और ये क्या है? ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यहां जो आएगा वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या आएगी। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा सा ध्यान दिया, कहीं पे दिखा होगा, आपने से लिखा हुआ देखा होगा, 92 यूरेनियम 235, देखा होगा ऐसा कहीं भी लिखा हुआ, 92 यूरेनियम 235। तो ये 92 तो क्या है? ये परमाणु क्रमांक है। 92 तो क्या है? परमाणु क्रमांक है। और ये परमाणु क्रमांक ही होती है प्रोटॉनों की संख्या। यही क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। और ये यूरेनियम, ये यू, ये क्या है? यूरेनियम का प्रतीक है, सिंबल है। और 235 ये क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है। जैसे 92 यूरेनियम 235, तो 235 में 92 तो क्या है? प्रोटॉन है। और बाकी के जो बच गए 135 + 8 143, 92 तो क्या है? यहाँ पे प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने हैं? 143। 235 में जितने बच गए वो बाकी के 143 क्या है? न्यूट्रॉन है। क्लियर?
यहाँ पर ये 6 क्या है, परमाणु क्रमांक है, तो 6 क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है। तो इसमें कार्बन, अगर ये कार्बन का परमाणु है, कार्बन का नाभिक है, ये किसका नाभिक है, कार्बन का नाभिक है। अगर ये कार्बन का नाभिक है तो कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन विद्यमान होंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो इस नाभिक में 6 तो प्रोटॉन होंगे और 6 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, अगर ये कार्बन का नाभिक है। अगर ये यूरेनियम का नाभिक है तो फिर बाण में तो प्रोटॉन होंगे और बाण में यूरेनियम 235 है, तो 143 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। 143 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो सकती है। यूरेनियम का नाभिक है तो प्रोटॉन तो बाण में रहेंगे, लेकिन यूरेनियम में भी अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग समस्थानिक जिनको बोलते हैं, अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बाण में यूरेनियम 238, एक यूरेनियम इस प्रकार का भी होता है, बाण में यूरेनियम 238, ठीक है। अब ये अलग 238 है तो इसमें क्या बढ़ेगा, प्रोटॉन तो उतने के उतना ही है, इसमें क्या बढ़ गए, न्यूट्रॉन बढ़ गए। क्या बढ़ गए, क्या बढ़ गए, न्यूट्रॉन बढ़ गए। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे ज्यादा आ जाएंगे, फिर 146 न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक परमाणु, हाइड्रोजन के अलग अलग प्रकार के परमाणु ले लिया आपने, हाइड्रोजन के अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, सब में प्रोटॉनों की संख्या एक ही होगी, समान होगी, एक। कार्बन के अलग अलग, 6 कार्बन 12 है, 6 कार्बन 13 भी होता है, 6 कार्बन 14 भी होता है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या तो हमेशा 6 ही रहेगी, बदलेगा क्या, न्यूट्रॉन बदलेंगे। न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, 7 है, इसमें कितने हैं, न्यूट्रॉन 8 है। तो न्यूट्रॉन बदल सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलेगी। तो नाभिक में क्या क्या विद्यमान रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या क्या विद्यमान होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। प्रोटॉन होते हैं परमाणु क्रमांक के बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या वेरी करती रहती है, ठीक है। ये नाभिक का बेसिक परिचय हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये जो नाभिक है, उस नाभिक के बाहर कक्षाएं होती है, ठीक है। उस नाभिक के बाहर जो कक्षाएं विद्यमान होती हैं उनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं उनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना 12th वालों ने तो केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, और 11th वाले पढ़ लेंगे आगे। थोड़ा बहुत 10th में थाक नहीं था, मेरे को ध्यान नहीं, मैं 10th तक साइंस नहीं पढ़ा तो मेरे को आइडिया भी नहीं, 10th में थाक नहीं था आप लोगों के। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर की कक्षाओं में घूमते रहते हैं। जैसे ये आप, अब इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं पहले तो वो देखते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे किसी परमाणु के नाभिक में, जितने प्रोटॉन होंगे बाहर वाली कक्षाओं में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ 6 प्रोटॉन हैं तो बाहर वाली कक्षाओं में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे कैसे होंगे वो अगर आपको आता है अच्छी बात, नहीं आता है तो ये बात की बात है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, जिनको आता है उनको पता है कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर दूसरी कक्षा में 8 होते हैं, 8 होते हैं। तो अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 6 में से 2 तो पहले कक्षा में आ गए, बाकी कितने बच गए, 4, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षाओं में घूमते रहते हैं। मैंने परमाणु का स्ट्रक्चर बताया आपको, परमाणु किस प्रकार का होता है। परमाणु में सबसे अंदर नाभिक होता है, नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के पास में धनावेश होता है, न्यूट्रॉन के पास में किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। बाहर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का सिंबल हो गया, वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। आपको याद होना चाहिए, भले ही वो 11वीं का विद्यार्थी है, भले ही वो 12वीं का विद्यार्थी है, आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का आवेश, ये तो नाभिक का आकार, ये चीजें तो जो भी मैंने लिखा है ना वो बेसिक चीजें हैं, वो आपको याद होनी चाहिए।
पढ़नी नहीं है कि आपने पढ़ी लिखी बस खत्म कहानी, इतना कुछ नहीं है, ये तो लिखना ही मत, अगर आपको याद नहीं करना हो तो ये तो आपको याद ही होनी चाहिए। और इस पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, वो होता है माइनस का होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है माइनस का 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है, लेकिन वो प्लस का होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो किसका होता है, प्लस का 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। देखिए दोनों पर परिमाण समान है, प्रकृति अलग अलग है। ये माइनस का आवेश है, ये प्लस का आवेश है। आवेश में अपन पढ़ चुके कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, माइनस का आवेश और प्लस का आवेश, ठीक है। ये परमाणु की बेसिक नॉलेज हो गई कि परमाणु किस प्रकार का होता है। अब अपन आगे चलते हैं। परमाणु का पहला मॉडल किसने दिया? परमाणु का पहला मॉडल दिया थॉमसन ने, ठीक है। उसके बाद में आगे अध्ययन होते रहे, और आगे अध्ययन होने के बाद में एक साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड। कौन आया? रदरफोर्ड, ठीक है। एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एक महान वैज्ञानिक थे। उस वैज्ञानिक के दो असिस्टेंट थे। उन दो असिस्टेंट थे, उनका नाम है गाइगर एवं मॉर्सडेन। गाइगर एवं मॉर्सडेन, गाइगर एवं मॉर्सडेन, ये दो उनके थे असिस्टेंट, रदरफोर्ड के असिस्टेंट। तो रदरफोर्ड ने गाइगर और मॉर्सडेन को बताया, असिस्टेंट है तो काम बताएंगे भाई ये काम करना है तुम लोगों को आज। तो गाइगर और मॉर्सडेन ने, रदरफोर्ड ने गाइगर और मॉर्सडेन को बताया कि आप ऐसा कुछ काम करो। क्या काम करो? उन्होंने कहा कि आप अल्फा कणों का एक स्रोत लो। अल्फा कण होते हैं हीलियम नाभिक। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के 2He4। अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है। अल्फा कण, अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक। क्लियर हो गया सबको कि अल्फा कण क्या होता है? हीलियम के नाभिक को अल्फा कण बोलते हैं। हीलियम का नाभिक जो होता है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और उस नाभिक को क्या बोलते हैं? अल्फा कण बोलते हैं, 2He4। अब जो हीलियम नाभिक है यानी अल्फा कण है, कि आप, रदरफोर्ड ने बताया कि आप अल्फा कण लो और उसको एक सोने की पत्ती पर आरोपित करवाओ। रदरफोर्ड ने कहा कि आप एक अल्फा कण लो, अल्फा कणों का स्रोत ले लिया, अब इससे बहुत सारे अल्फा कण निकल रहे हैं। तो इस अल्फा कणों से क्या किया उन्होंने? सोने की पत्ती पर क्या है, अल्फा कणों की बौछार करवाई। यहां थोड़ी सी जगह रखने का मतलब क्या है कि इसके बीच में से अल्फा कण आगे गए, बाकी के अल्फा कण रुक गए, ठीक है। सीधे जाके वो टकराए, ये सोने की, स्वर्ण पन्नी है ना, सोने की पन्नी पे टकराए सीधे जाके अल्फा कण। अल्फा कण जब इस सोने की पन्नी से टकराए, अल्फा कण जब इस सोने की पन्नी से टकराए, तो टकरा के ये चारों तरफ जो पर्दा लगा हुआ था उस पर्दे से गुजरे। अब पर्दे पे पता चला कि उनको अल्फा कण किधर गए। कुछ अल्फा कण सामने गए, कुछ अल्फा कण इधर आए, कुछ अल्फा कण इधर आए, किधर किधर गए। ये प्रयोग किसने किया? गाइगर और मॉर्सडेन ने किया। किसके सुझाव पे किया? रदरफोर्ड के सुझाव पे किया, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाएंगे रदरफोर्ड, आप हेडिंग लगाएंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। आप ये हेडिंग लगाएंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की हेडिंग लगा के ये डायग्राम बना लेंगे आप लोग, और डायग्राम बनाने के बाद में लिखेंगे रदरफोर्ड के सुझावों पर गाइगर एवं मॉर्सडेन ने सन 1911 में 2.1 गुना 10 की घात -7 मीटर स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई।
पन्नी स्वर्ण पन्नी से टकराने के बाद में अल्फा कणों का मार्ग देखने के लिए गाइगर एवं मासदे ने पर्दे का उपयोग किया। उस पर्दे पर आपतित अल्फा कणों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जो निम्नलिखित हैं। यह आप लोग लिखेंगे। अब देखो क्या था, वो डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद में ये लिख दिया, फिर ये डायग्राम आ जाएगा। अल्फा कणों का स्रोत था, यहां से अल्फा कण निकल रहे हैं। अब अल्फा कण को रेखित करने के लिए, अल्फा कणों को रेखित करने के लिए भी लिख लेंगे। अल्फा कणों को संरेखित करने के लिए लेड की ईंटों का उपयोग किया। लेड की ईंटों के बीच में से अल्फा कण गुजरे और अल्फा कण जाके स्वर्ण की पन्नी, ये जो है ना वो रोक रहे हैं स्वर्ण की पन्नी को, ये सोने की पन्नी है, पतली पन्नी, उस पर टकराए। उससे टकरा के बाद में सामने ये जो है ना वो जेडनस का पर्दा और सूक्ष्मदर्शी लगा हुआ है। सूक्ष्मदर्शी में क्या, इस पर्दे पे जो अल्फा कण आएंगे उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख के गिन लिया जाएगा कि कितने हैं। संसूचक बोलते हैं इसको। ये जो है इस पर्दे पे आगे पीछे घूमता है, तो यहां जाके देख लेगा कि यहाँ कितने आ रहे हैं, यहां जाके देख लेगा यहाँ कितने आ रहे हैं, यहां जाके देख लेगा यहाँ कितने आ रहे हैं, इधर आके देख लेगा कि यहाँ कितने आ रहे हैं। चारों तरफ घूम के इस प्रकार से ये चारों तरफ घूम के देख लेगा कि कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये देख लेगा। ये जेडनस के पर्दे पर लगा हुआ संसूचक या सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, ये प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष निकालेंगे वो आप लिखेंगे इस डायग्राम के बाद में। डायग्राम समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अल्फा कणों का स्रोत है, अल्फा कणों का स्रोत लिया है बिस्मिथ को, बिस्मिथ से अल्फा कण निकल रहे हैं, अल्फा कण लेड के बीचों से गुजर के संरेखित हो रहे हैं और ये अल्फा कण जाके कहाँ टकरा रहे हैं, स्वर्ण पन्नी से टकरा रहे हैं और स्वर्ण पन्नी से टकराने के बाद में क्या हो रहे हैं, प्रकीर्णित हो रहे हैं। स्वर्ण पन्नी से टकराने के बाद में क्या हो रहे हैं, प्रकीर्णित हो रहे हैं। ठीक है, अब वो कैसे कैसे जा रहे हैं वो आप लिखेंगे निष्कर्ष में। तो निष्कर्ष में लिखिए, लिखेंगे अधिकांश अल्फा कण निष्कर्ष में पहला पॉइंट, निष्कर्ष और फिर पहला पॉइंट, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी को पार कर सीधा निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण क्या हुए, यहां से निकलेंगे, स्वर्ण पन्नी को पार करके बिल्कुल क्या होंगे, सीधा निकल जाएंगे। अधिकांश अल्फा कण ऐसा रहेंगे, अर्थात उनमें टक्कर नहीं होती है। ये पहला निष्कर्ष हो गया। सेकंड निष्कर्ष लिखेंगे, आपतित अल्फा कणों में से केवल 0.14%, आपतित अल्फा कणों में से केवल 0.14% अल्फा कण, 0.14% क्या है, लगभग भी लिख देंगे, अल्फा कण 1 डिग्री या 1 डिग्री या उससे अधिक के कोण पर विचलित होंगे। आपतित सेकेंड निष्कर्ष है, आपतित अल्फा कणों में से लगभग 0.14% कण 1 डिग्री या उससे अधिक के कोण पर विचलित कैसे, किससे टकरा के या तो ऊपर चले गए या फिर नीचे चले गए। ऐसा कितने प्रतिशत कणों में होगा, 0.14% कणों में होगा। थर्ड निष्कर्ष लिखिए, आपतित 8000 में से, आपतित 8000 अल्फा कणों में से, लिखा हुआ आपतित 8000 अल्फा कणों में से लगभग एक कण, कितना प्रतिशत आप लोग निकाल लीजिएगा, 8000 कणों में से लगभग एक कण 90 डिग्री, जैसे ये यहां आ रहा है ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से भी अधिक के कोण पर विचलित होंगे। आपतित 8000 कणों में से लगभग एक कण 90 डिग्री या उससे अधिक के कोण पर विचलित होगा। ये उसके क्या आगे निष्कर्ष आगे लिखो नेक्स्ट लाइन से क्या है, रदरफोर्ड के अनुसार, अब ये विचलित हुआ 90 डिग्री से इधर के कोण पे आया तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, रदरफोर्ड ने बताया, रदरफोर्ड लिखना है आप लोग, रदरफोर्ड के अनुसार
अल्फा कणों को विचलित करने के लिए प्रतिकर्षण बल बहुत अधिक आवश्यक होगा। अब अल्फा कण क्या है? पॉजिटिव धनावेशित है, हीलियम के नाभिक है ना, धनावेशित है। तो विचलित कब होंगे? जब यहां पे भी क्या होगा? बहुत बड़ा धनावेश होगा, तो उससे टकरा के वापस आ जाएंगे फिर इधर। ठीक है, तो अल्फा कणों को विक्षेपित करने के लिए बहुत अधिक प्रतिकर्षण बल आवश्यक होगा। अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि आवश्यक होगा, इसका मतलब और वो विचलित हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि परमाणु का अधिकांश जो द्रव्यमान और आवेश है वो एक बहुत ही छोटे से भाग में केंद्रित रहता है, जिसको नाभिक कहते हैं। ये परमाणु का जो था वो ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग हो गया। ठीक है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में क्या हुआ और उसके क्या निष्कर्ष हुए वो अपन ने बड़े निष्कर्ष लिख लिया। प्रकीर्णन प्रयोग क्या था वो अपन लिख लिया। ठीक है, अब इस यहाँ तक आप पढ़ लेंगे और इसको लिख लेंगे अच्छे से और याद कर लेंगे। जो बेसिक चीज़ें थी वो अपन ने याद कर ली। अब अपना जो मेन चैप्टर है वो अपन आगे स्टार्ट होगा अगले वीडियो। तब तक के लिए बात आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से और कंटिन्यू